तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी जी टेट 2024 के सेकंड पेपर में आए हुए गणित के पेडागोजी के सवालों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। वीडियो में पूरा बने रहिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू कर। प्रश्न क्या है ये? सीखने के एक विशेष तरीकों को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया है? तो सीखने के एक विशेष तरीकों को बैंकिंग मॉडल नाम दिया गया है पाउलो फेरे के द्वारा। इस मॉडल में बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो उसे रट ले। तो इस विधि में विषय वस्तु को रटने पर जोर दिया जाता है। बच्चों को लगातार इस विधि में रटवाया जाता है और मस्तिष्क में ज्ञान को जमा किया जाता है। फिर बाद में बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा में पूरा जो ज्ञान रटा हुआ है उसको वो लिख दे। तो बैंकिंग मॉडल दिया गया पाउलो फेरे के द्वारा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। इसमें इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। उसके बाद है वाइगोस्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दिया है और बच्चे के समाजीकरण में भाषा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बैंकिंग मॉडल का नाम किसने दिया? तो पाउलो फेरे के द्वारा दिया गया है, जो रटने पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है? व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम? बच्चे शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करेंगे। तो जिस कक्षा में बच्चे जो है शांतिपूर्वक शिक्षक का अनुसरण करते हैं वहाँ कुछ रचनावादी कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। दूसरा है क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी करें। तो बच्चे को क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी जरूरी है। एक्टिव लर्नर रहेंगे तभी रचनावादी कक्षा बन सकता है। तो बी सही है। खुलकर विचार विमर्श करेंगे, ये भी सही है। बच्चे जो कुछ भी सोच रहे हैं उनको अपने शिक्षक के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, खुलकर विचार विमर्श कर सके। तो सी भी सही है। हल किए गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। टीचर ब्लैक बोर्ड में सवालों को सॉल्व कर दे तो उसको जो है देख देख के बच्चा कॉपी में उतार ले। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम का ये क्या है? स्ट्रक्चर सिम्टम नहीं है, करेक्टर नहीं है। तो डी हमारा गलत आंसर होगा। तो बी और सी जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। एक रचनावादी कक्षा में से अपेक्षित की जाती है कि क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी रहे बच्चों का और हल खुलकर अपना विचार विमर्श प्रस्तुत कर सके। अगला प्रश्न क्या है? एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए? तो क्या क्या सम्मिलित होनी चाहिए गणित सीखने के मॉडल में? सीखना क्या है की समझ, बिल्कुल ये सम्मिलित होना चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं की समझ, ये भी मालूम होना चाहिए। एल्गोरिदम का उपयोग, ये गणित को सवालों को सॉल्व करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। विषय वस्तु की प्रकृति, ये भी होनी चाहिए। तो ए बी और डी जो है राइट आंसर होगा, ए बी डी। ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? गणित के सवालों को हल करने के तरीके को ही एल्गोरिदम कहा जाता है। तो गणित सीखने के मॉडल में इसको हम शामिल नहीं कर सकते। ए बी डी जो है शामिल रहेगा। सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं और विषय वस्तु की प्रकृति। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न क्या है? पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह है। तो पाइथागोरस प्रमेय में सबसे पहले एक सामान्य नियम या सिद्धांतों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है या हल किया जाता है। तो यह आएगा निगमनिक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग के अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। आगमनिक तर्क में, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? पहले उदाहरण दिया जाता है, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है आगमनिक तर्क। इंडक्टिव रीजनिंग विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। पहले उदाहरण दिया जाता है फिर हल किया जाता है। लेकिन डिडक्टिव जो रीजनिंग है उसमें पहले नियम, सामान्य चीज़ों को बताया जाता है, नियम को, सिद्धांतों को, और फिर उसको उदाहरण की तरफ पहुंचा जाता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यदि क्यू, डब्ल्यू, एन और जेड क्रमशः परिमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांकों के समुच्चय को प्रदर्शित करते हो तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर।
जिसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में आता है 1 2 3 करके इन्फिनिटी तक की जो संख्याएं आती है वो नेचुरल नंबर में आता है। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को सिखाएंगे, उसके बाद हम इसको सिखाएंगे पूर्ण संख्या को, होल नंबर W को। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसमें 0 1 2 3 पूर्ण नेचुरल नंबर में जब 0 शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, जिसमें 0 के साथ 1 2 3 करके इन्फिनाइट नंबर आ जाता है। तो W n के बाद W। उसके बाद पूर्ण संख्या के बाद किसको सिखाएंगे? पूर्णांक को सिखाएंगे। पूर्णांक को इंटीजर बोला जाता है और यहाँ पूर्णांक के लिए Z इस्तेमाल किया गया है, तो Z इंटीजर। इसमें क्या रहता है? माइनस, 0 और प्लस सभी प्रकार के अंक शामिल हो जाते हैं पूर्णांक में, जैसे -2 -1 0, उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके पूरे माइनस वाले, फिर 0 और फिर प्लस वाले। उसके बाद लास्ट में सिखाया जाता है किसको? परिमेय संख्या को, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही जो है क्रम है, तो इसका ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? 2 + 7x + 7x का स्क्वायर प्लस 2x³ अपान 1 + 2x इज इक्वल टू क्या होगा? तो इसमें हमें 1 + 2x का भाग करना है, तो कर दो भाग। 1 + 2x भाग करो, और इसको हम पावर के हिसाब से इसको घटते क्रम में जमा लेंगे। तो 2x³ प्लस हो जाएगा 7x³ स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 7x और प्लस हो जाएगा 2। इसको भी हम जमा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 2x + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम भाग करेंगे तो कितना बार दे सकते हैं? x के स्क्वायर बार में। 2x + 1 का x का स्क्वायर बार जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x का ये क्यूब हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7x का स्क्वायर में x स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा? क्या बचेगा? x का स्क्वायर प्लस 7x को भी अब ले लेंगे। अब कितना बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं? तो ये आ जाए तो प्लस 3x बार, तो क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, x का तो x का स्क्वायर प्लस 3x, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 7x में 3x घटेगा तो क्या आएगा? 4x। यहाँ फिर से +2 ले लेंगे। अब क्या कर सकते हैं? +2 बार डिवाइड गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4x +2 डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो है राइट आंसर होगा। कहाँ पर है? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? यदि 9 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 27 पावर n अपान 3 टू द पावर 3m इंटू 2 द पावर 3 इज इक्वल टू 1/27, तब हमें m माइनस n का वैल्यू निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 टू द पावर n को 3 टू द पावर 2n लिख सकते हैं, मतलब एक ही है, इंटू 3 टू द पावर 2, इसको भी वही लिख दो, इंटू 3 टू द पावर n, माइनस है तो माइनस लगाओ, और यहाँ 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 3 और n है तो n, ठीक है, बटे 3 टू द पावर 3m इंटू क्या है? ये है 2 द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 का 1 बटे 27 को 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 और इस 3 का बेस सेम है और पावर भी n वाला है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 2n प्लस n कर देंगे, क्योंकि जब बेस सेम है और इंटू के फॉर्म में रहते हैं तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 2 3 प्लस n, 2n प्लस n तो 3n हो जाएगा, तो 3 पावर 3n इंटू ये है 3 टू द पावर 2
माइनस ये है 3⁻³ बटे क्या है, ये है 3⁻m गुणे 2⁻³ इज इक्वल टू क्या है 1/3⁻3। इसको जब सॉल्व करेंगे, सब में बेस सेम है तो हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। 3⁻3n को पावर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3⁻2 - 1 बचेगा। अपान ये पूरा 10 का 10 लिख दो 3⁻m इंटू 2⁻3 इज इक्वल टू ये 3⁻3। अब देखो ये क्या हो जाएगा 3⁻n। अब ये 3 3 9 और माइनस 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। ये 2⁻3 है तो ये भी हो जाएगा 8। तो ये 8 और ये 8 कैंसिल, तो बचेगा इतना बटे 3⁻3m बराबर 1/3 होगा ऐसा। अब ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो इसको मैं यहाँ इधर सॉल्व करता हूँ, इधर। ठीक है, इधर देखिए अब इधर सॉल्व करेंगे इसी को। तो ये जब बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है जब डिवाइड के फॉर्म में रहता है। तो 3 3 सेम बेस है तो 3 ये है 3n माइनस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -3m बराबर हो जाएगा, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो 3 हो जाएगा -3। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में बेस सेम है और हमें मतलब है m - n से, तो इसको लेके हम पावर को लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n - 3m इज इक्वल टू -3। 3 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा n - m इज इक्वल टू -3। ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा तो बचेगा n - m इज इक्वल टू -1। हमें निकालना है m - 1, तो इसको उलट देंगे m - n, जब उल्टेंगे तो इसका साइन चेंज होके +1 हो जाएगा। तो हमारा ए जो है राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न क्या है, 2² + 4² + 6² प्लस प्लस करते करते 22 के स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है, मतलब योग ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ट्रिक लगा सकते हैं इसके लिए। 2² + 4² सम संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला क्या होता है, n + 1 n + 2 अपान होता है 6। इस फार्मूले में रख देंगे, जहाँ n क्या है अंतिम पद है, तो इस फार्मूले में रखते हैं। फार्मूले में लग दो, n के जगह में लास्ट पद क्या है अंतिम पद 20 है, तो यहाँ आ जाएगा 20 इंटू 20 + 1 फिर ब्रैकेट में 20 + 2 अपान क्या हो जाएगा 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो सकता है, ये 2 से कटाएंगे तो 2 3 और ये हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 20 और 1 21, ये 21 हो गया। तो ये 7 बार में कट जाएगा 3 से, तो ये 7 हुआ, तो 7 इंटू ये हो जाएगा 22। इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू ये हो जाएगा 22 × 7 = 154। सॉल्व करोगे 10 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 1540। तो इसका जो योगफल आएगा 1540 आएगा, 1540। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 2x + 3y = 8 एंड xy = 2 तब 8x³ + 27y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला, हमें इसको 2x + 3y को क्यूब के रूप में चेंज करना है। तो एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a³ + b³ प्लस होता है 3ab और a + b। इसी फार्मूले में हमें रखना है। यहाँ
2x बराबर a हो जाएगा और 3y बराबर b हो जाएगा। वैल्यू को रखते हैं अब, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब, तो 2x का क्यूब तो कितना होगा 8x का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3y है तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 3y का क्यूब होता है 27y का क्यूब, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा ये 2x इंटू 3y। अब इसका मान a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3y का मान दिया है 8, तो यहाँ रख दो 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का मान हम लोग जान रहे हैं कि 8 होता है, मतलब 8 का हमें क्यूब निकालना पड़ेगा, इक्वल्स ये हो जाएगा वैसा ही रहेगा 27y का क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी हुआ 6, 6 तिया 18, ठीक है। तो ये हो गया 18xy इंटू 8। 8 का क्यूब कितना होता है 512 बराबर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस 27y का क्यूब प्लस ये 18 का 18 ही रहेगा। एक्स वाई का वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे 2, प्रश्न में दिया है, तो 18 दूनी 36 गुणे 8। अब 36 गुणे 8 कितना होता है इसको निकाल लेते हैं। 8 छक्के 48 की 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, ठीक है। तो ये यहाँ ये क्या हो जाएगा 288, इस 288 को ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो हो जाएगा 512 माइनस 288 इज इक्वल टू ये वाला मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 में 8 गया 4, ये हो गया 10, 10 में 8 गया 2, 4 में 2 गया 2, ठीक है। तो 224 जो है मान आएगा 8x का क्यूब प्लस 27y के क्यूब का मान आएगा 224 जो है राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 224 जो है मान आएगा। अगला प्रश्न क्या है, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 है। 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या है हमें निकालना है। तो कैसे सोल्व होगा, रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात है, तो माना वर्तमान आयु का अनुपात दोनों का क्या हो गया 4x और 5x, ठीक है। 12 वर्ष के पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाता है, तो 4x में 12 वर्ष जोड़ दो 12 वर्ष बाद, वैसे ही 5x प्लस 12, ये अनुपात कितना हो जा रहा है 12 वर्षों में 5:6। अब इसको सॉल्व करो, जब हल करेंगे तो 6 का गुणा ऊपर वाले के साथ होगा और 5 का गुणा नीचे वालों के साथ होगा, तो गुणा कर देते हैं। 6 चौके 24x प्लस 12 छक्के 72 इज इक्वल टू इधर ये जाएगा तो 25x प्लस 12 पंचे 60। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा 25x, ये हो जाएगा 24x माइनस 25x बराबर 72, उधर जाएगा 60 माइनस 72। सॉल्व करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू आ गया -12, तो माइनस माइनस कैंसिल। x का वैल्यू हमें मिल गया है 12 और हमें ज्ञात करना है सुरेश की वर्तमान आयु। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है 5x है, तो x का वैल्यू यहाँ मिल गया है, तो 5 के साथ ये क्या है 5x क्या है सुरेश की वर्तमान आयु है 5x। x का वैल्यू हमें 12 मिल चुका है, तो यहाँ रख दो 5 गुणे 12 बराबर आएगा 60 वर्ष। तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगा 60 वर्ष होगा। सुरेश की वर्तमान आयु 60 वर्ष, डी ऑप्शन जो है राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि दो संख्याएं
एक संख्या की क्रमशः 20% एवं 50% है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना है। तो मान लेते हैं वह संख्या कितना है, 100। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगा, पहली संख्या जो है 100 का 20% है, तो 100 का 20%, मतलब पहली संख्या कितना निकल गया, इसको सॉल्व करेंगे तो पहली संख्या निकल गया 20। वैसे ही दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या है, 50% है, तो 50% है, इसको सॉल्व करोगे तो दूसरी संख्या कितना निकला, 50। अब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ तुलना करना है तो दूसरी संख्या नीचे में आएगा, पहली संख्या ऊपर में आ जाएगा। परसेंट निकालना है तो 100 के साथ इसका गुणा कर दो, तो हल करेंगे तो 50 दूनी 50 100 होता है, तो अब आया 2, इस 2 का गुणा 20 के साथ करो तो आ गया 40%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है, 40% है, आंसर आएगा 40%। अगला प्रश्न क्या है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो जब रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है तो सुरंग और अपनी लंबाई दोनों को पार करती है, ठीक है, तो कुल लंबाई में हम दोनों को जोड़ देंगे। फार्मूला क्या होता है, समय का चाल बटे दूरी होता है, समय का क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय निकालना है तो समय का होता है दूरी, डिस्टेंस अपान उसका जो स्पीड है उसको। तो दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर और सुरंग की लंबाई है 300 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लंबाई हो गया 900 मीटर, अपान चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब हम मीटर प्रति सेकंड में लिखेंगे तो 18/5 के साथ गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 18 चौके 72 होता है, ठीक है। अब ये हो गया 900 बटे ये हो गया 4 पंचे 20, 1 0 1 0 कैंसिल और 90 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 45। तो 45 सेकंड में उसको जो है वो पार कर लेगा, आंसर होगा 45 सेकंड, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 60 पुस्तक का जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वो क्या है, 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य, 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, समान है। तो इसको अनुपात में चेंज कर लो, सीपी क्रय मूल्य अपान इधर ले आएंगे तो ये नीचे आएगा, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, ये 40 इधर ये जाएगा तो नीचे चला जाएगा तो ये 60, मतलब वो 40 रुपये में ख़रीदा और 60 रुपये में बेचा। तो लाभ कितने का हो रहा है, विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 माइनस 40, तो लाभ हुआ उसको 20 रुपये का। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करते हैं, लाभ अपान कर देते हैं क्रय मूल्य, 40 में ख़रीदा था क्रय मूल्य इंटू कर दो 100 के साथ, सॉल्व करेंगे तो 20 जो है 2 बार में कटेगा और ये 100 जो है 2 से 50 बार में कटेगा, तो वो 50% का क्या है, लाभ कमा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 50%। अगला प्रश्न क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल जिसमें उत्कीर्ण वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है होगा, मतलब हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब प्रश्न में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 144, ये है वर्ग। अब इसमें एक क्या है, इसमें एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है उसमें उत्कीर्ण किया गया है वर्ग। अब यहाँ ये वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 144 और हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर और ये दिया है 144, तो भुजा कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 12, मतलब ये भुजा हो गया 12। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर, मतलब हमें त्रिज्या चाहिए,
तो हम त्रिज्या ज्ञात करना, पहले हमें इस वृत्त का व्यास ज्ञात करना पड़ेगा, और वृत्त का व्यास कितना होगा, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर ही होगा। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√2। तो यहाँ a का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12√2 जो है इस वृत्त का विकर्ण होगा। वृत्त का विकर्ण मतलब वृत्त का व्यास कितना मिला, 12√2। तो त्रिज्या क्या होगा, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6√, जो है उसका त्रिज्या हुआ। त्रिज्या मिल गया। अब πr² में हमें यहाँ मान रखना है, तब वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पाई इंटू r का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 6√2 का स्क्वायर। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि प्रश्न में पाई दिया गया है। तो पाई इंटू 6 छक्के 36, अब ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 72 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 72 पाई। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, यदि x अनुपात y समानुपात y अनुपात z है, तब x अनुपात z का हमें मान ज्ञात करना है। x अनुपात y को हम कैसे लिख सकते हैं, x/y। ठीक है, समानुपात मतलब बराबर, क्या होगा, y अनुपात z। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर पक्षांतरित करेंगे तो y का ऊपर स्क्वायर होगा, तो y का स्क्वायर इक्वल टू ये इधर हो जाएगा xz। हमें निकालना है x अनुपात z। ठीक है, क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में x का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, x² का गुणा दोनों तरफ। तो ये गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर अपान y² इज इक्वल टू x² अपान xz। अब आगे इसको जब हल करेंगे तो ये एक x और ये x कैंसिल होगा, तो आ गया x अपान z इज इक्वल टू हो गया x² अपान y²। तो x अनुपात z का मान क्या है, x² अपान y²। ये तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा।